हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। सुबह उठते ही आपकी कमर में अकड़न और दर्द होता है तो इस कंडीशन को इग्नोर मत करो। हो सकता है आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो आइए डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को एएस भी बोलते हैं। एएस इज अ chronic inflammatory autoimmune disease that mainly affected the spine and sacroiliac joint, leading to the pain, stiffness and eventually fusion of वर्टेब्रे। इसका मतलब है जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, जो कि मेनली स्पाइन और सैक्रोइलिएक जॉइंट को अफेक्ट करता है, जिसमें धीरे धीरे वर्टेब्री फ्यूज होने लग जाती है और स्पाइन में स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, एएस इक्वल्स टू इन्फ्लेमेशन प्लस स्टिफनेस प्लस फ्यूजन ऑफ स्पाइन, दैट इज कॉल्ड एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। धीरे धीरे टाइम के साथ स्पाइन की जो रिजिड है वो और जो पोस्चर है वो बैंड होने लग जाता है, जिसको हम कायफोसिस बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी एएस की क्या होती है, सबसे पहले बताती हूँ। एंकलाइजिंग मीन्स फ्यूजन, मतलब कि चिपक जाना, और स्पॉन्डिलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन दी वर्टेब्रा। उसके बाद मैं प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे कैसे मतलब होता है। पहला, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि मेनली किस में होता है, एसआई जॉइंट में। दूसरा, पेन एंड स्टिफनेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है स्पाइन में, पेशेंट को फील होने लग जाता है। तीसरा, बॉडी ट्राई करती है, ट्राई टू हील, उसमें न्यू बोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और लास्ट, जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री फ्यूज होने लग जाते हैं, जिसको हम बैम्बो स्पाइन बोलते हैं। तो लास्ट में मतलब क्या बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हो क्या जाता है इन सब चीजों की वजह से, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है प्लस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है पेशेंट। के बाद बात करते हैं कॉजेज का, कॉजेज और रिस्क फैक्टर, जिसमें क्या क्या कॉजेज होते हैं। जेनेटिक फैक्टर होता है जो कि हम चेक करते हैं HLA-B27 जीन का। ऑटो इम्यून रिएक्शन भी हो सकते हैं, ये कॉजेज भी हो सकता है। एज का भी एक फैक्टर होता है। जनरली यंग अडल्ट्स में एज जो होती है 15 to 35 ईयर्स के बीच में होती है। जीन में अगर प्रेजेंट होता है तो रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट का कि अगर जीन टू जीन ट्रांसफर हो रहा है ये। उसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। पहला जो मेन सिम्टम होता है, क्रॉनिक लो बैक पेन होता है पेशेंट को, प्लस पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है बैक। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है पेशेंट को, जो कि इम्प्रूव होती है एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, या मूवमेंट करने के बाद। पेन जो है वो बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को एट रेस्ट में, और उसको अच्छा कब लगता है, बेटर विद एक्टिविटी, जब वो कुछ काम करता है। अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसके बैक में पेन बहुत ज्यादा रहेगा। और सबसे ज्यादा पेन उसको बटक्स में होता है पेशेंट को। रिड्यूस कब होगा, जब वो थोड़ी स्पाइन की मोबिलिटी करेगा। और पेशेंट को फटीग भी फील होता है। पेशेंट को ज्यादातर पेन लोअर बैक में होगा और हिप में होगा। ये सब चीजें देखने को मिलती है एएस के पेशेंट। कुछ एडवांस सिम्टम्स हैं, उनके बारे में बताती हूँ। जैसे कि टॉप पे पोस्चर हो जाता है, जिसको हम काइफोसिस बोलते हैं। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल्स में काइफोसिस के बारे में भी बताऊंगी, काइफोसिस होता क्या है। के बाद चेस्ट एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाता है, डिफिकल्टी इन डीप ब्रीदिंग, और नेक में स्टिफनेस रहती है पेशेंट। कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स भी होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेशेंट के, स्किन इश्यूज होते हैं, और जीआई प्रॉब्लम्स भी होते हैं पेशेंट। ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डायग्नोसिस का, जो कि हम एक्सरे कराते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एसआई जॉइंट जो है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एमआरआई करवाते हैं, जिसमें हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं। स्टिफनेस वगैरह दिखती है, और स्टिफनेस एक्सरे में दिख जाएगी, और नर्व कंप्रेशन वगैरह दिख सकती है, या फिर मतलब क्या क्या चीजें हुई हैं, बाकी चीज देखने को मिलती है। ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसका HLA-B27 का, अगर ये पॉजिटिव आता है तो चांसेस है कि पेशेंट को एएस है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, कुछ गोल्स होते हैं हमारे
पहला पेन रिड्यूस, दूसरा मोबिलिटी मेंटेन करना, तीसरा पोस्चर करेक्ट करना दिया। अब बताती हूँ एक्सरसाइज का। इसमें स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं हैमस्ट्रिंग की और हिप फ्लेक्सर्स, पोस्चरल ट्रेनिंग देते हैं। ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनकी मैंने एक बैक पेन की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग दोनों बताई हैं कि हम एक्सरसाइजेस किस तरीके से करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख के हमें वो एक्सरसाइज करनी होती है। अब बात करते हैं कि एडवाइस, पेशेंट को हम एडवाइस क्या करेंगे। जो एएस वाला उनको बोलेंगे कि हार्ड बेड यूज करो सोने के लिए। दूसरा, अवॉइड करेंगे फ्लेक्शन पोस्चर, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे जो कि बहुत मस्ट है पेशेंट के लिए। फिजियोथेरेपी इम्प्रूव करती है मोबिलिटी को और रिड्यूस करती है पेशेंट की जो बैक में स्टिफनेस आई हुई है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो आज का टॉपिक में ये सारी चीजें मैंने कवर की हैं जो मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। और अगर आपको कोई भी क्रॉनिक, तो जो रेस्ट में उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है और एक्सरसाइज करने से बेटर होता है तो इग्नोर मत करो क्योंकि वो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और ऐसे ही फिजियोथेरेपी लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।